दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज हम एक साक्षात्कार करने वाले हैं। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, आप सब जानते भी हैं। 4 PM पर वो आपको मिलते रहते हैं, आप उनसे बात भी सुनते रहते हैं। रविंद्र सिंह शुरान साहब हैं, आप जानते हो, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और पार्लियामेंट तो कवर करते ही, इस बार भी कर ही रहे हैं। तो हमारी कल ऐसे ही जो है मतलब कल शाम के लाइव के बाद हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कुछ मुझे चीजें बताई जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा इस पर जो है दर्शकों के साथ भी बात होनी चाहिए, उन तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप तो दिल्ली में बैठे हैं, पार्लियामेंट जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा एक सेंस होगी कि वहां जो ये सरकार है वो क्या मिजाज रखती है, किस तरह से काम कर रही है, वगैरह वगैरह। जो दो जर्नलिस्ट पॉलिटिकल जो होते हैं वो बात करते हैं इस तरह से, तो हम भी पूछ रहे थे। तो उन्होंने बड़ा एक गजब का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है वो कांपते हाथों से काम कर रही है। मैंने कहा ये गजब है। फिर कुछ बातें हुई, वो जो बातें हुई तो मैंने कहा वो बातें आप तक भी पहुंचना जरूरी है, तो इसलिए हमने आज उनको आमंत्रित किया। मैंने कहा दोपहर को बात कर लेते हैं, तो मैं उनको मेरे साथ जोड़ देता हूँ। जी रविंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार, आपका नमस्कार मयूर भाई, नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो मैंने कहा कि प्रेम प्रस्तावना में ये जो छोटी सी हमारी बातचीत हुई थी कल रात की, वो बता दें। और फिर जो है, और मुझे वो आपका जो वो लाइन जो थी बड़ी गजब की लगी कि कांपते हाथों से काम कर रही है सरकार। और फिर जो आपने बताया, गजब था वो। तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। अब सर ये बता दें कि सरकार कांपते हाथों से काम करती हुई आपको क्यों दिख रही है? ऐसा क्या आप देख पा रहे हैं जो जी इस बिल्कुल। बात का अगर आप खुलासा दर्शकों के सामने करें जी 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 तो बता दें। मयूर भाई, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए, और आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सरकार को अब बने 4 जून को नतीजे आ गए, और जी उसके बाद से हम लोग आज लगभग 4 अगस्त में बैठे हैं, 2 तारीख हो गई है। तो 2 महीने का समय हो गया सरकार को। लेकिन जी इसमें सरकार में और दूसरा सत्र है, हैरानी की बात है कि इस साल का ये जी दूसरा सत्र है। पहले तो चर्चा जो थी, मैं बताऊं आपको, ये चर्चा थी कि जो पिछला जो सत्र था और ये जो सत्र है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और एक सत्र के तौर पर इनको लेके आएंगे। अब ये देखिए, इस सत्र का नाम है मॉनसून सेशन, जी है ना? लेकिन बजट इसमें लेकिन पेश किया गया है। इसमें तो लिखते बजट हैं। जब जब बजट पेश किया जाता है तो उसको बजट सेशन बोला जाता है, जो कि हमारे यहाँ जो परंपरा है भारत में, वो है फरवरी के महीने में 1 फरवरी को अमूमन जब से मोदी सरकार आई है, 1 फरवरी को बजट बिल्कुल आता है। बिल्कुल। और 29 तारीख जो होता है, जी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जिस दिन होती है, बिल्कुल। उस दिन आमतौर पर राष्ट्रपति का भी भाषण होता है, और उससे बिल्कुल। अगले दिन जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण आता है, और 1 जी तारीख को बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। जी लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार शुरुआत में बातचीत ये हुई थी कि दोनों सेशंस को क्लब कर देंगे और एक सेशन बुलाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जो होती हैं वो हर बार जब भी सेशन होता है तो साल का जो पहला सेशन होता है, जी क्योंकि बजट सेशन होता है, उसको राष्ट्रपति महोदय जो है अभिभाषण देती हैं, और बिल्कुल। उसके अलावा वो बाकी के जो सेशन होते हैं, मॉनसून और जो विंटर सेशन, उसमें वो आती नहीं है। तो लेकिन वो नहीं हुआ, और पहला जो सेशन था, जो कि एक स्पेशल सेशन, जिसमें आमतौर पर होता क्या है, उसमें केवल रस्म अदायगी होती है, और जो नए सांसद हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, और जी प्रधानमंत्री अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं बाकी लोगों के साथ, प्लस स्पीकर का उसमें इलेक्शन हो जाता है। एक ये जी औपचारिकताएं होती हैं बस। लेकिन जी उस सेशन को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया, और उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण करा दिया गया, ताकि इस बार उनका अभिभाषण ना हो। तो ये बिल्कुल। करवाया गया, जो कि आमतौर पर ऐसा पिछली 2 बार में ऐसा नहीं हुआ, तो इस बार इन्होंने कराया। खैर, हम लोग जिस बात की मुख्य तौर पर चर्चा कर रहे थे वो ये है कि 2 महीने सरकार को हो गए। अब लोकसभा जब बनती है, तो पहले हम लोकसभा से शुरू करते हैं। लोकसभा जब बनती है मयूर भाई, तो उसमें अलग अलग स्तर के नेता चुनकर आते हैं। अलग अलग स्तर से मेरा मतलब है, कई लोग पहली बार चुनकर आते हैं, कई लोग 7वीं 8वीं बार चुनकर आते हैं। उनमें से 8वीं बार वालों में से कोई सदस्य होता है विपक्ष में, कोई होता है सत्ता पक्ष का। अब कई बिल्कुल ओवैसी जैसे लोग भी हैं जो अकेले हैं, लेकिन बहुत सीनियर सांसद हो गए हैं। बिल्कुल। वहीं इंडिपेंडेंट सांसद हैं लद्दाख के हनीफा जान जैसे, जो पहली बार चुन के आए। तो अब इनको सिटिंग प्लान बनाना पड़ता है। जो राज्य लोकसभा सचिवालय है, वो सिटिंग प्लान बनाता है। राज्यसभा में वो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो एक सतत प्रक्रिया है, वहां पर वो सेशन तो खत्म नहीं होता, हाउस का भी खत्म नहीं होता।
2/3 लोग रिटायर होते हैं, तो उनकी जगह पर जो सदस्य आते हैं, उस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है। जी, अब ये सारे लोग 543 क्योंकि एक साथ चुन कर आते हैं, इनका टर्म भी एक साथ खत्म होता है। तो इनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, वो लोकसभा सचिवालय करता है। उसको करने के लिए एक तो पार्टी की स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है, वो दूसरा जो सांसद है, जो चुनकर आए हैं, उनमें कौन कितना सीनियर है, कितनी बार का सांसद है ना? और तीसरी बात की ऑपोजिशन है या आप ट्रेजरी बेंच के साथ हैं, तो उस तरीके से क्लियर डिवीजन सब चाहते हैं कि अगर जैसे तृणमूल कांग्रेस है, तो वो अगर सरकार के साथ नहीं है, तो वो क्लियरली ये चाहेगी कि मेरी जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो ऐसी हो कि सरकार से साफ दिखे कि अलग है। ये सरकार से बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि जो मुख्य विरोधी दल है, जहां पर कांग्रेस पार्टी बैठती है और बीजेपी, वो तो बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड में बैठते हैं, स्पीकर अपोजिट के है, बिल्कुल अपोजिट होता है, अपोजिट, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल आमने सामने बैठते हैं। हुँ, और जैसे जैसे फिर जैसे बीजेपी के जो साथी हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो दूसरी तीसरी चौथी सीट तक वो जो लेन है वहां तक एक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद जो जी, एनडीए के सहयोगी दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, वो सब आते हैं। और जी, उसके बाद वो लोग आते हैं जो इधर के सदस्य भी नहीं है और उधर के भी नहीं है। मतलब जिन्होंने जी, बीजेपी के समर्थन भी नहीं किया और उसका विरोध भी नहीं किया, ना कांग्रेस का समर्थन किया। जो जी, जैसे अपना जो पार्टी है जगन मोहन रेड्डी की है, या जी। जो अपना क्या नाम है, ये ये बीजेडी बीजू है क्या बीजू उसमें? बीजू जनता दल की पार्टी है। बीजेडी, ये लोग ना हाँ, इधर थे, ना एआईएडीएम की थी। एआईएडीएम के ना समर्थन करती है, ना विरोध करती है। और उसके बाद फिर जो धुर विरोधी हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, माफ कीजिएगा, वो उन लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट्स होती है। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लोकसभा का गठन होने के बावजूद ये दूसरा सत्र है, लेकिन अभी जी, तक सीटिंग अरेंजमेंट्स का प्लान लोकसभा सचिवालय की तरफ से नहीं किया गया। बीच में एक खबर उड़ाई गई अपने कुछ गोदी पत्रकारों के माध्यम से कि जी, तृणमूल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंटली अब दावा किया है कि उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, उन दोनों से अलग हो, और उनका अरेंजमेंट उनके विशेष तौर पर इस तरीके से बनाया जाए जिससे उनकी अलग से एक प्रेजेंस दिखाई दे। ठीक है। जिसका बहुत विरोध किया गया, और उस अखबार के अंदर ही उसका कोरिंगेंडम छपा। और हुँ, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ये बिल्कुल हमारे इंडिया गठबंधन के बीच में तोड़-फोड़ करने की साजिश है, और हमारा इस तरीके से कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक जी, स्पीकर के साथ। तो ये जी, बिल्कुल गलत है। तो मेरा जी। मुख्य जो बात कहने की है वो यही है कि अभी तक सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है, डिवीजन नंबर नहीं दिए गए हैं। तो मयूर भाई, आप देख रहे होंगे कि कोई भी सांसद कहीं भी बैठ जा रहा है। हाँ, वो देख रहा हूँ मैं। वो वो मैं खुद मतलब आश्चर्यचकित था कि यार ये तो अब मुझे पता है कि हम लोग इतने सालों से काम करते हैं। कभी हाँ, नंबरिंग हो जाती है, आपका स्थान निश्चित हो जाता है, आपको वहीं बैठना होता है। तो और मैं देख रहा डिवीजन हूँ कि का जी, हाँ, और डिवीजन डिवीजन नहीं होने का मतलब मयूर भाई ये है कि अभी हुँ, हाउस में व्हिप इश्यू करने में बड़ी दिक्कत आएगी। हाउस में व्हिप इश्यू नहीं हो सकता है। क्योंकि व्हिप का जी, मतलब ये है कि जो सांसद की जो सीट एलोकेटेड है, वो सांसद हुँ, वहीं बैठेगा और वहीं से वो अपनी वोटिंग कर सकता है। अब जी, जब उनको व्हिप इश्यू कर नहीं पाएँगे, तो मतलब ये है कि संसद की जो प्रक्रिया है, वो कहीं न हुँ, कहीं उसके कुछ जो अहम नियम हैं, वो हुँ, नियम अभी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहे हैं। और इसी जी, वजह से जब हमने देखा कि लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ था, तो हुँ, डिवीजन की माँग नहीं की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि डिवीजन का मतलब था नहीं, क्योंकि ना तो व्हिप उस वक़्त तक नियुक्त हुए थे और ना किसी को डिवीजन सीट नंबर दिए गए थे। और जी, इस वजह से क्या है कि डिवीजन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगर डिवीजन मांगोगे तो उसके लिए ये एंश्योर करना बड़ा जरूरी है कि हर सांसद अपनी अपनी निर्धारित सीट पर बैठा है, क्योंकि तभी इस जी, बात का अंदाजा लग सकता है कि इन व्यक्ति ने किसको वोट दिया है। जी, बिल्कुल, और व्हिप का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का पैमाना भी तभी निर्धारित होगा। तो इसलिए व्हिप बिल्कुल। इश्यू नहीं हुआ। तो आज भी वही स्थिति है, 2 महीने बीत जाने के बाद भी डिवीजन नंबर नहीं दिए गए। हालाँकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है, लेकिन इस सरकार में ये बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि ये सरकार जिस तरह से बैसाखियों के सहारे बनी हुई है, तब मुझे लगता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि अगर ये काम पहले निपटा दिया जाता। तो अभी तक वो काम किया नहीं गया। दूसरी बात, जो अच्छा एक इसी में मतलब इससे जुड़ा हुआ सवाल है, तो मैं भूल जाऊँ उससे पहले पूछ लूँ आपको। जब भी ये हो जाएगा, ये करना तो पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा, सीट नंबर्स जो है उनको देने पड़ेंगे। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भई वो स्पीकर का भी जब चुनाव हुआ तो उसमें क्योंकि व्हिप इश्यू हो ही नहीं सकता था, तो पता ही नहीं चल सकता था कि किसने है ना अकॉर्डिंग टू द व्हिप वोट दिया या नहीं दिया चुनाव को लेकर, हाँ जी, या ना में। अब जब हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा, करना तो पड़ेगा। तो वो जो बातें सुनने में आ रही है कि स्पीकर को हटाने के मोशन आ सकता है,
क्या इसके डर के चलते नहीं कर रहे, क्या सीन क्या है ये? ये नहीं ऐसा देखिए कुछ है क्या? वो बिल्कुल वो मोशन की भी चर्चा है, क्योंकि जिस हाँ। तरीके से ये स्पीकर की कार्रवाई है, हम्म। वो मुझे लगता है ये चौथे पांचवें स्पीकर हैं जिनको मैं कार्रवाई देख रहा हूँ, सोमनाथ चैटर्जी से लेके, और खुद अब मुझे अनुभव हुआ है पार्लियामेंट के हाउस में जाकर देखने का। उनके पहले के स्पीकर्स को भी हम लोग पत्रकार के तौर पर संसद के बाहर ही टेलीविजन से देखते रहे थे, उनका कॉन्डक्ट कैसा था। जी लेकिन बिल्कुल। इनका जिस तरह का कॉन्डक्ट है, जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया इनका है, वो वाक़ई संसद की जो गरिमा है उसको बहुत नीचे गिराने वाला है। और ये खाली इनका ऐसा नहीं है, राज्यसभा में जो सभापति हैं, उनका भी जो जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं अपने सांसदों के साथ, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह हर हर एक सेंटेंस या 2 सेंटेंसेस के बाद उनको इंटरवीन करना ही होता है। किसी भी 5 मिनट का भी अगर भाषण है, तो वो 2-3 दफ़ा इंटरवीन वहाँ पर कर देते हैं, किसी को पूरा भाषण तक नहीं देने देते। और उसके बाद प्रधानमंत्री अगर सदन में होते हैं, तो फिर तो आप समझिए कि कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता है। कोई बोल नहीं और सकता। इस तरह के हालात बना दिए कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है, तो उसमें बार-बार टिक्का-टिप्पणी करना। तो ये सदन की जो मर्यादा है, वो ऐसा ऐसा उसमें होता नहीं है। दूसरा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अब तो क्योंकि दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं, मयूर भाई, नेता प्रतिपक्ष को एक समझिए कि संवैधानिक अख्तियार समझ लीजिए, या उसको एक परंपरा जो है, प्रेसिडेंट है, कन्वेंशन है, कि जब चाहते हैं, जब नेता प्रतिपक्ष को आप मानिए कि जब उनकी इच्छा होती है, तब उनको इंटरवीन करने का अधिकार है। अधिकार है, बिल्कुल। है ना? उनको कोई अलग से समय लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको कोई ख़ास समय की सीमा में बंधने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जब चाहेंगे किसी के भाषण के बीच में भी इंटरवीन कर सकते हैं, और नहीं तो अलग से अगर उनको कोई मुद्दा उठाना होगा, और उसका मतलब ये है कि स्पीकर को उनको वक़्त देना होगा। बिल्कुल। स्पीकर के पास इस बात का अख्तियार मान के चलिए नहीं है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि वो उनको भी बार-बार टोक रहे हैं उनके भाषण में भी, कि आप ये मत बोलिए, ये मत कहिए। अब नेता सदन के बाद नेता प्रतिपक्ष नंबर 2 के पोजीशन है। कैबिनेट रैंक तो बिल्कुल, खैर उनको है ही, और बिल्कुल। लेकिन सदन की जो जिस तरह से हमने देखा कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही लोग गए थे जब ओम बिड़ला को चेयर पे बिठाना था, है ना? तीसरे जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे वो उनके साथ थे। जी, तो उतना बड़ा कद होता है नेता प्रतिपक्ष का, जिसको बिल्कुल। भी बिलिटल करने की कोशिश अभी देखो की जा रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक उच्च उच्च मापदंड जो माने गए हैं संसद में स्पीकर के, लोकसभा में खास तौर पर, उन पर वैसा उतरा खास तरीके से नहीं जा रहा है, और जिस पर न केवल सदन के भीतर बल्कि बाहर भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने बहुत चिंता जाहिर की है। क्योंकि देखिए, सरकारें तो आना-जाना आपको पता ही है, होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, कभी आप हारेंगे, कभी जीतेंगे, और ये पहले भी हुआ है। अगर आप देखिए, अगर इस तरह के स्पीकर्स पहले होते, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी आज उनको हम लोग उस लेवल के नेता के तौर पर जान पाते? जिस तरह से उनके बिल्कुल। भाषणों का ज़िक्र आज भी किया जाता है, चाहे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो आप देखिए कितनी हैरानी की बात है कि उस वक़्त भी वो प्रधानमंत्री थे जब स्पीकर उनके नहीं थे, जब पीए सांगमा जैसा व्यक्ति स्पीकर था, जो बिल्कुल, ऑपोज़िशन का स्पीकर था। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। इस तरह का उन्होंने तब भी वो स्पीकर ऑपोज़िशन के थे, उसके बावजूद उन्होंने पीए सांगमा पर इस तरह के कभी भी लांछन नहीं लगे, उनके ऊपर आरोप नहीं लगे कि उन्होंने विपक्ष को कम समय दिया बोलने के लिए या कोई पक्षपात किया। लेकिन आज जब फुल मेजॉरिटी में एक हुकूमत बैठी है, दो 17वीं लोकसभा में और 18वीं लोकसभा में, तब इतने ज़्यादा उनके ऊपर आक्षेप लग रहे हैं, इतने ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति जो कि अपने आप को महामानव कहते हैं, सुपर पावरफुल प्रधानमंत्री हैं, उनको बताइए, सदन के भीतर अगर कोई सांसद कुछ कह देगा तो उनसे क्या ही खतरा है। लेकिन हर चीज़ में रिकॉर्ड की जाँच कर लेना, बार-बार ऑथेंटिकेट कर देना इस बात को, जबकि ऑथेंटिकेट करने की परंपरा राज्यसभा में है, लोकसभा में ऐसी परंपरा है में भी नहीं नहीं। है। लेकिन क्या करेंगे? खैर, अपन दूसरी बात पे अगर आए मयूर भाई, जी, तो जी, दूसरी बात अपन ने जो कल चर्चा की थी वो यही थी कि अभी तक देखिए, जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, जो मंत्री बने हैं, जिसमें जीतन जी। राम मांझी से लेकर हम लोग अगर शुरू करें, जीतन राम मांझी हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, लल्लन सिंह ललन हैं, सिंह है। राम मोहन नायडू हैं जो सिविल एविएशन, अभी तक इन लोगों को पीएस नहीं मिले हैं देखिए, पर्सनल सेक्रेटरी। अब पर्सनल सेक्रेटरी, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि पर्सनल सेक्रेटरी जो होते हैं, वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर होते हैं। अधिकतर समय पर वो या तो आईएएस ऑफिसर होते हैं, या फिर वो होते हैं आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस भी कभी-कभी होते हैं। तो ये अधिकारी लोगों को ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको पीएस का एक रैंक है वो दिया जाता है, और वो मुख्यमंत्री जो मंत्री होते हैं, उन मंत्री का वो पर्सनल स्टाफ में होते हैं। तो वो बेसिकली ही इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफिस।
और उनको रखा जाता है ताकि वो डे टू डे जो कोऑर्डिनेशन होता है, अगर दूसरे मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन है तो उसमें मंत्री की तरफ से वो रिप्रेजेंट करें, मंत्री का जो काम है वो देखें। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कोई संवाद है, कोई बातचीत है, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रश्न पूछा गया है, तो उसका तुरंत पीएस की तरफ से वो जवाब दे दें। और पर्सनली भी किस तरह की पॉलिसीज बननी है, उसमें उनका इंटरवेंशन रहता है। और सेक्रेटरीट तो खैर है ही है, सचिवालय तो अपना है ही। हर मिनिस्ट्री जी। का जो सेक्रेटरी होते हैं या ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो तो एक बिल्कुल वो तो काम करता ही है, लेकिन ये मंत्री का अपना स्टाफ होता है जो ये समय समय मतलब पर उनको गाइड करता है। कुल मिला के ये मंत्री जी के हाथ, पाँव, कान, आँख, बिल्कुल, नाक होते हैं ये, और दिमाग बिल्कुल भी होते होता हैं है। सर, दिमाग जी, होते हैं। और इनका काम ये समझिए कि मंत्री और जो मंत्रालय है, उसमें एक बहुत बेहतर समन्वय स्थापित, क्योंकि देखिए मिनिस्टर भी कई कई मिनिस्टर होते हैं जो जिनके पास 3-4 महकमे होते हैं, प्लस वो जी, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, है ना? उनको रैलियों में भी जाना पड़ता है, उनको कई तरह की इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग्स भी होती हैं, कई जी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, सीसीईए जैसे एक है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन डिफेंस, होम, है ना? तो इस तरह की कई सारी बैठकों में तो मंत्री बहुत व्यस्त होते हैं। लेकिन जी, पीएस जो है वो उनकी जगह पर क्या-क्या काम, पीएस का यही काम है कि मिनिस्टर्स के जो काम हैं, कौन-सी फाइल्स लाइन अप हुई हैं, कौन से काम को आगे बढ़ाना है, कौन-सा टेक अप करना है आज पीएम के साथ, कौन-सा टेक अप करना है किसी दूसरे मिनिस्ट्री के साथ, उन सब का लेखा-जोखा उनके हाथ होता है। और पॉलिटिकली भी वो थोड़े से एक्टिव रहते हैं, उनकी नज़र रहती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे भी। जी, इसलिए हमेशा बनाया जाता है कि उनका जो मिनिस्टर का जो नज़दीकी व्यक्ति होता है, जो बहुत कॉन्फिडेंस का आदमी होता है, उन उस अफ़सर को इस पद पे लगाया जाता है। अब जब से ये सरकार आई है 2 महीने हो गए, देखिए 9 जून को मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी, मंत्रिपरिषद ने, और उस दिन से लेकर आज तक लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन इन मंत्रियों के पास पीएस की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। बाकी का स्टाफ तो मिल गया है, जिसमें एपीएस होते हैं, जिसमें अपना जो पीए होता है और बाकी जो उनके ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं, कईयों को तो वो नहीं मिला, लेकिन कई लोगों को मिल गया है। लेकिन अभी तक वो लोग इंतजार कर रहे हैं पीएस का। कई मंत्रियों ने अपनी फाइल भेजी हुई है, अपनी पसंद के लोगों के नाम भेजे हुए हैं, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। प्रधानमंत्री का कार्यालय पिछले 10 साल से जो काम करता है, पहले भी ऐसा कई बार सुनने में आया और हमने देखा भी कि मंत्रियों ने अपनी-अपनी फाइलें भेजी कि हमारी पसंद के ये अधिकारी हैं, इनको आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनका अच्छा इम्पेकेबल रिकॉर्ड रहा है, ईमानदार अफसर हैं, तो आप इनको हमारे यहाँ पर पीएस बना दीजिए। वो सारी फाइलें रिजेक्ट हो गई। वो फाइलें रिजेक्ट हो गई, यहाँ तक कि नंबर 3-4 मिनिस्टर जो थे, सरकार के बहुत उच्च मतलब ताकतवर मंत्री थे, उनके कहने पर भी उनके पीएस तक नहीं लगाए गए। उनके कहने पर सेक्रेटरी तक नहीं लगाए। अब अच्छा, हँसने की बात तो ये है कि कई बार तो हँसी-मज़ाक में लोग यहाँ तक कहते हैं कि जब मंत्री जी छुट्टियों से या मंत्री जी विदेशी दौरे से वापस आते, तो देखते पूछते थे कि भाई कहाँ है, उनको बुलाओ, हमारे भाई उनको सेक्रेटरी को। वो कहते साहब वो कहाँ है, वो तो बदले गए। अभी हालत ये थी कि उनसे बिना पूछे उनका तबादला कर दिया जाता था, ऐसी स्थिति हो जी। गई। तो तो अब क्योंकि ये लोग ये जो एनडीए, है, मतलब दर्शकों के लिए थोड़ा इसको और स्पेसिफिक कर देते हैं। ये जो पीएस, जो पर्सनल सेक्रेटरी, जो कि ऑल इंडिया सर्विस से ही होते हैं, ये क्या सिर्फ एनडीए के घटक दलों के मंत्रियों को नहीं मिले हैं, या या अक्रॉस दी मिनिस्ट्री किसी को नहीं मिला है? नहीं, नहीं, नहीं। क्या सही? देखिए, अधिकतर तो मंत्री पुराना ही है ना? जो हाँ, मेन पोर्टफोलियोज़ हैं, तो उनके जी, तो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके स्टाफ में दिक्कत नहीं है। लेकिन जी, जो और दूसरा बीजेपी से जो जुड़े लोग हैं, जो सांसद मंत्री बने हैं, उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको तो जो भी अलॉट कर दिया जाएगा, वहाँ पर वो लोग विरोध नहीं करेंगे, जो पिछले 10 साल से किसी ने नहीं किया। उनको जो भी अवसर मिलता है, वो उन्हीं को अपनी ज़िम्मेदारी सौंप देते हैं। जी, दिक्कत आ रही है एनडीए घटक के जो लोग हैं, और इस बार हालांकि एनडीए के मंत्री पिछली बार भी थे, लेकिन पिछली बार तक तो क्योंकि बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी थी, बहुत इस ताकतवर बार पार्टी। जो बैसाखियों का जिक्र बार बार हो रहा है, तो इस बार राम मोहन नायडू हैं या लल्लन सिंह है, अब जीतन राम मांझी हैं, ये 3 कैबिनेट मंत्री हैं, चिराग पासवान है। अब ये लोगों का कहना है कि अब पीएस जो है वो हम अपनी पसंद का लेंगे, और सेक्रेटरी की नियुक्ति भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए। अगर पीएस हमारे पसंद का नहीं है, सेक्रेटरी हमारे पसंद का नहीं है, तो मंत्रालय में हमारा से क्या है? हम लोग मिनिस्टर बिल्कुल, किस चीज़ के हैं? क्योंकि देखिए काम तो चाहे मंत्री के दस्तखत होते हैं, लेकिन काम तो सेक्रेटरी के थ्रू ही होते हैं ना सर सारे। असली काम तो वही करते हैं, अधिकारी लोग ही करते हैं। मिनिस्टर तो मिनिस्टर उतने ज़्यादा जानकार थोड़ी किसी काम के होते हैं, जितने ना, ज़्यादा ना, कि सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी और नीचे का जो स्टाफ रहता है। असली पॉलिसी मेकर्स तो वही लोग होते हैं। मिनिस्टर तो उनको अप्रूवल देते हैं कि ये पॉलिसी ठीक है या गलत है। बाकी जो डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं, मीटिंग उनके साथ मीटिंग करके सलाह-मशवरा करके उसको अमली जामा पहनाया जाता है इनके माध्यम से। तो अब ये मसला है
कि उन लोगों को पीएस अपनी पसंद के नहीं मिल रहे हैं, अपनी मर्जी के नहीं मिल रहे हैं, और इधर बीजेपी की सरकार की, क्योंकि पुरानी आदत है प्रधानमंत्री मोदी की कि वो अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट देते हैं सबको कि इनको यहाँ पे भेज दो, इस इनको यहाँ पे इनके पीएस बना दो, इनको इस महकमे में सेक्रेटरी। तो अब वो मामला चल नहीं रहा है, तो इसलिए सरकार बड़ी पशोपेश में है। दूसरी बात, पॉलिटिकल जो फ्रंट है, बीजेपी उस पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो हरियाणा का है, चुनाव आने वाला है, यहाँ पर भी बहुत झेल रही है, जूझ रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जो कहानी है वो तो आपके सामने मयूर भाई है ही है। उत्तर प्रदेश में तो बाबा मुख्यमंत्री अब कहते हैं कि नमस्ते करना भी छोड़ गए। तो बिल्कुल। अब जिस आदमी का इतना बड़ा, जिन्होंने अपना कद बना लिया हो, नॉन बायोलॉजिकल भी अपने आप को कह दिया हो, उनके सामने अगर बायोलॉजिकल व्यक्ति नमस्ते ना करेंगे, तो अब देखिए फिर आप, तो वो स्थिति भी है, ऊपर से यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। और जो पॉलिसी फ्रंट है, अब रोज पानी भर जा रहा है सर, जहां पानी की बरसात होती है वहां पर कलई खुल जा रही है, चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो। कल हमने जी, पार्लियामेंट हाउस के चित्र दिखाए कि पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर भी पानी भरा है और अंदर जो है वो 1200 करोड़ की बाल्टी लगी हुई है। ये तो हालत हो गई है सर, देखिए। और एक और वीडियो जो हमने देखा था कल, उस वीडियो में देखा कि कैसे संसद भवन, राज्यसभा के जो अंदर से राज्यसभा के पानी अंदर पानी। की तेज धार बह रही है। अब वो कल का वीडियो है कि और पुराना वीडियो है, वो अभी तक इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है, लेकिन ये तय है कि वो पार्लियामेंट हाउस का जो नई बिल्डिंग है, राज्यसभा, उसमें से पानी बह रहा है बाहर। बिल्कुल। अब ये स्थिति है कि हर हर फ्रंट, और रोज रोड टूट रहे हैं, रोज ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके इतना ज्यादा। और कल देखिए ना, जो मंत्री जो रेल मंत्री है, अश्विनी वैष्णव, जो अश्विनी अश्विनी वैष्णव। वैष्णव ने किस तरीके से सदन के अंदर व्यवहार किया है, सांसदों के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है, ऐसा व्यवहार हमने आज तक मंत्री का देखा नहीं, चाहे कितने गुस्से में हो। बाहर आने के बाद हनुमान बेनीवाल जो नागौर के सांसद हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मंत्री के लिए बदतमीज जैसे शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मंत्री ने हमारे साथ बदतमीजी की है, और ये मंत्री बहुत मनहूस है, इनके आने के बाद से लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब देखिए ना, इस तरह की हालात जब सरकार में हो, तो वो एक आइडियल गवर्नमेंट तो कम से कम नहीं हो सकती है। अच्छा, प्रधानमंत्री संसद में अब मतलब सब सदन की कार्रवाई चल रही हो तो कहाँ कहाँ बैठे होते हैं वो उस समय? मुझे याद है एक डिबेट में आप आपने इस बात का भी जिक्र किया था, और वो मैं वही कह रहा था कि जैसे आप रोज उनकी कार्रवाई को देख रहे हैं, आज भी वही हालत है मयूर भाई। आज भी 6 गेट हैं, देखिए, नई लोकसभा के 6 गेट हैं, नई जी, जो सदन है, और जी, पुराना जो हाउस था उसके 12 गेट थे, है ना? 12 गेट में जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक गेट जो है, 3 गेट जो थे, 1 नंबर, 4 नंबर और 12 नंबर, ये तो आम आदमी के लिए, सांसदों के लिए आने जाने के लिए है। 2 जी। नंबर जो गेट था, वो स्पीकर के लिए सुरक्षित था, और 3 नंबर गेट भी यूज कर लेते थे सब लोग। तो ये सब गेट यूज कर लेते। अब क्या हो गया, अब 6 गेट हैं जो नई संसद बनी, उसमें एक गेट दिया है सांसदों को, सांसदों का आने के लिए भी वही और जाने के लिए भी। एक गेट दे जी, दिया आम पब्लिक को, जिससे वो आएंगे जाएंगे, और पत्रकार भी वहीं से आएंगे वहीं से जाएंगे। पहले था कि कहीं से भी आओ कहीं से भी जाओ, ये सारे गेट खुले थे। हुँ, अब लेकिन एक गेट निर्धारित कर दिया है, दूसरे गेट से अगर पत्रकार जाएगा तो उसको वापस घूम के वापस आना पड़ेगा, क्योंकि गेट वही अलाउड है। और एक गेट प्रधानमंत्री के लिए है, एक गेट स्पीकर के लिए है। हो गए सर जी। 4 गेट। और एक चेयरमैन के लिए आरक्षित गेट है, क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा सीधे चले जाते हैं वहां से। अब बस देखिए, अब प्रधानमंत्री के लिए जो आरक्षित गेट है, प्रधानमंत्री उस गेट से घुसते हैं। उस गेट से घुसने के बाद अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय है, पीएम ऑफिस, जी, जैसे कि जी। सीएम ऑफिस होता है, सेम, जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? वहां पे पीएम साहब बैठते हैं, और वहां पर जाने के बाद वो डेली अपॉइंटमेंट देते हैं लोगों को, रोज लोग मिलते हैं। कभी किसी राज्य के गवर्नर आ रहे हैं, कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटी, किसी से मिलना, मुलाकात करनी है, अधिकारियों से मुलाकात करनी है, या कोई विदेशी मेहमान है उनसे भी मुलाकात करनी है, तो पीएम वहां पर वक्त देते हैं उनसे मिलने का। और उनके कमरे में तो देखिए वो स्क्रीन लगी है, जहां से अब तो खैर पार्लियामेंट तो सब जगह दिखता है, तो हाँ, पार्लियामेंट देखते रहते हैं, लेकिन हाउस के अंदर नहीं जाते हैं सर। हाउस वो में नहीं चाहे जाते। कोई, हाँ, वही जो आपने बताया था, वही जो गुजरात में उनका जिस तरह का काम करने का तरीका था, सेम स्टाइल उनका भी है। वो पार्लियामेंट हाउस के भीतर नहीं जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के परिसर में रहते हैं। सवेरे मंगलवार को तो आमतौर पर बीजेपी की मीटिंग होती है पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो उसमें तो 10 बजे पहुंच जाते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को संबोधित करते हैं, और उसके बाद अपने चैम्बर में जाके बैठ जाते हैं। दिन भर वहां से कार्रवाई देखते हैं, और लंच के बाद वहां से चले जाते हैं अपने पीएम ऑफिस में या फिर लोकमान्य मार्ग पे। तो ये उनका रहता है। कभी कभार कोई विशेष दिन होता है,
उस दिन वैसे तो थर्सडे का दिन होता है राज्यसभा में प्रधानमंत्री का, और वेडनेसडे को होता है लोकसभा में, जब उनके महकमे यानी कि पीएम ऑफिस से प्लानिंग के जिनके वो मंत्री हैं, उनके सवाल होते हैं, क्वेश्चन आवर जो होता है ना, लेकिन वो उनके जवाब आमतौर पर जितेंद्र सिंह देते हैं। लेकिन पहले ये होता था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे कि जिस दिन पीएम का डे होता था, पीएम के मिनिस्ट्री का डे होता था, उस दिन प्रधानमंत्री सदन में जाते थे, चाहे जवाब ना दें, जवाब तो खैर एमओएस ही देते हैं, लेकिन पीएम वहां पे हाजिर रहते थे। क्वेश्चन आवर में, जीरो आवर में कभी कभी वहां बैठते थे, आधा घंटा 45 मिनट बैठ गए और फिर उठ के आ गए। लेकिन अब वो परंपरा खत्म हो गई। अब प्रधानमंत्री, अधिकतर समय प्रधानमंत्री तभी आते हैं जब उनको बोलना होता है। अगर कोई ऐसा दिन हो, या तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे उनको जवाब देना होगा, या और कोई बजट पे अगर उनको कभी इंटरवीन करना हो, या कोई और विशेष मुद्दे पर उनको अपना बात रखनी हो, तभी पीएम आते हैं। अदरवाइज वहीं पर बैठते हैं और वहीं से फिर वो पूरा आकलन करते हैं। पार्टी की मीटिंग करनी हो या और मिनिस्टर से मिलना हो, अधिकारियों से मिलना हो, ये बैठ के वो वहां पर करते हैं सारा। अच्छा, वो सवाल जो मैंने कल हमारी आपकी बातचीत में पूछा था, आखिर में वो सवाल पूछ लेता हूँ। आप लोग जो कवर करते हैं दिल्ली में ही हैं और बहुत नजदीक से सरकार को देख रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां भी आप देख रहे हैं, तो एक वातावरण को सूंघने की जो है और आपको सहूलियत होती है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो क्या लगता है इस सरकार को, जैसे आपने कह दिया, ये बात सही है कि अगर ये सब चीजें अब तक हो नहीं रही है तो मतलब सरकार कांप रही है, ये बात सच है कि वो कहीं ना कहीं कांप रही है कि यार इसको अगर इसकी पसंद का पीएस दे दिया तो क्या होगा, या अभी नंबरिंग कर दिया तो हो सकता है स्पीकर के खिलाफ कोई व्हिप आ जाए, मोशन आ जाए, ये सब लग रहा है। लेकिन और क्या लग रहा है सरकार को लेकर? हम तो गुजरात में बैठे हैं, तो हम तो आप जैसे दोस्तों से बात करते हैं, सब समझने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार में वो ओरा, वो जोश, वो जुस्सा, वो सब है, और ये लगता है कि ये ठीक ठाक चल पाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मयूर भाई। जो देखिए बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना सरकार की, पत्रकार तो आमतौर पर वही चीजें देखते हैं जो एक ऑरा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात उदाहरण से समझाता हूँ। मुझे याद है एक दिन पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में एक कैबिनेट की मीटिंग थी। मीटिंग होने के बाद प्रधानमंत्री, ये पहले की बात बता रहा हूँ, पुरानी में, इस 2019 और 24 के बीच की, प्रधानमंत्री और नंबर 2 अमित शाह, ये दोनों आए, मतलब मीटिंग खत्म करके आए, और आके वहां पर एक छोटा सा कमरा है, ऐसे वापस जाते जाते जैसे कोई बात याद आ गई तो डिस्कस करने के लिए कमरे में बैठ गए, जो कि बहुत छोटा सा कमरा था, और उसके बाहर सब लोग खड़े हो गए और वो ऐसे गैलरी में से जा रहे थे। वहां जाते जाते उन दोनों की बातचीत जो शुरू हुई तो थोड़ी सी लंबी खिंच गई, 5 मिनट, मतलब आमतौर पे लगता है कि 2 मिनट निपटा लेंगे कोई इंपॉर्टेंट बात हो, लेकिन वो बातचीत लंबी चल गई। अब लंबी चल गई तो पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री बाहर खड़ी है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाके उनको बुला दे कि साहब सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मतलब चलते हैं गाड़ी में भी जो भी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की। अब वो लोग वहां पर अच्छी खासी उन्होंने 15-17 मिनट लगा दी और बाहर उसके बाद वो निकले, और फिर वो जो तन के जाते हैं वो आपको हाँ, पता ही है। तो वो लगता लेकिन है कि अब मतलब वो, चीजें, मतलब जैसे निकलते थे ना वैसे लगता था कि अब बस वो बाहुबली की तरह किसी रण हाँ, मैदान में कूद पड़ेंगे जी, जी, बस, जी, बिल्कुल। और पता नहीं किसका अब संहार कर देंगे, हाँ, किसके किसके क्या कर देंगे। वो अब वो एक नहीं है, ऐसे लेकिन लगता मयूर भाई, था। अब वो नहीं है, इस सरकार में वो देखने को नहीं मिलता। अब प्रधानमंत्री थोड़े से बहुत डोसाइल दिखते हैं, उनकी चाल जो है वो भी बदली हुई दिख रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अब थोड़े से और ज्यादा वो कंसिडरेट लगते हैं, लोगों के हाय हेलो का भी जवाब देने लग गए हैं। तो बदलाव उनकी बॉडी लैंग्वेज में पूरा आ गया है। मंत्री जो थे, मंत्री भी देखिए, अभी जो नीट वाला मसला हुआ, पहले भी 10 साल हो गए मंत्री सरकारों पर बहुत अलग अलग तरह के आरोप लगे, लेकिन मंत्री गाड़ी से उतर के ऐसे मीडिया को इग्नोर करके जाया करते थे भीतर पार्लियामेंट हाउस में कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जो घटना घटी नीट वाली, तो अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान अपनी गाड़ी से उतरकर मीडिया के सामने बिना पूछे उनको जवाब दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, 5-5 मिनट, 7-7 मिनट लोगों के साथ खड़े होकर, भाई बता रहे हैं कि हमारा क्या रोल था, हमने क्या क्या स्टेप्स लिए। ये पहले नहीं था। पहले तो ऐसे दंदनाते हुए आते थे, दंदनाते हुए घुस जाते थे अंदर कि जैसे कोई सवाल पूछने वाला है नहीं, जो कर दिया हमने कर दिया, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब पूरी सरकार का जो ढांचा है वो बदला हुआ है, पूरी सरकार का जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव है। अब सरकार उस कॉन्फिडेंस के साथ मंत्री और प्रधानमंत्री या सांसद अंदर पार्लियामेंट हाउस में एंट्री नहीं करते हैं, जैसे वो 2024 तक किया करते थे। जिस खनक के साथ, जिस धमक के साथ जाते थे वो। स्मृति ईरानी को अगर आप देखते तो आपको पता लगता था कि अरे किस तरह
है ना? आपको तो खैर पता ही है। तो ये सब चीजें वहां पर जो पत्रकार है वो इस बात को नोटिस कर रहे हैं सर, कि सरकार कितने ज्यादा प्रेशर में है, दबाव में है, या मुझे लगता है यही तरीका है सरकार चलाने का, कि आप लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो मुझे लगता है उसमें इतने ज्यादा जरूरत है नहीं आपको धमक दिखाने की, क्योंकि जो लोग हैं, अब पार्लियामेंट हाउस में पत्रकारों को एक पिंजरे में बंद कर दिया, ग्लास हाउस में। अब उस ग्लास हाउस से निकालने के लिए अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप बताइए डेमोक्रेसी के लिए कितनी अच्छी बात है। और ये तो मयूर भाई तब की हालत है जब लोकसभा राज्यसभा कवर करने वाले पत्रकारों को एक एलएनडी कार्ड मिलता है, लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश, जो उनके सर्विसेज है ना, उनको सम्मान करने के लिए पार्लियामेंट उनको कार्ड देता है। और उसका मतलब ये था कि अब उनको ये पास दिया गया है कि सारी जिंदगी जब तक उनको भगवान जिंदा रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तब तक वो सेंट्रल हॉल में जाने की अख्तियार रखते था वो सांसद, वो जो पत्रकार था। उस पत्रकार को इतना सम्मान उनकी सर्विसेज के लिए पार्लियामेंट हाउस दिया करता कि अब वो वहां पर जाके बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 25, 30, 35 साल अब इस इंस्टीट्यूशन को कवर करने में लगा दिए। और उसको कवर करने के बदले में उनको एक पारितोषिक के तौर पर, एक सम्मान के तौर पर उनको एलएनडी का एक पास दिया जाता था, लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश कैटेगरी उसको बोलते थे, ताकि वो सेंट्रल हॉल वो जगह है जहां पर पूर्व सांसद, अभी के सांसद, लोकसभा राज्यसभा मंत्री सब लोग बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं वहां पर। और वहां जाकर के उनके बीच पत्रकार जाया करते थे, उनके साथ बैठते थे, और ढेरों खबरें वहां से निकलती थी। बिल्कुल और वो बिल्कुल। जाहिर है खबर वहां से निकलेगी तो देश के भले के लिए खबरें निकलती हैं सर। तो लेकिन वो पहले तो बंद किया 2019 में कोविड के नाम पर। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जाते थे उनकी एंट्री वहां पर बंद कर दी गई। जो पहले कोटा फिक्स किया गया था अलग अलग अखबारों के लिए, टेलीविजन चैनल के लिए, उनको सीमित कर दिया गया, कम कर दिया गया। और अब धीरे धीरे कैमरामैन को भी बंद कर दिया। और अब जो स्थिति आ गई है वो ग्लास हाउस की आ गई है, कि आप शीशे के कमरे में बंद रहो, वहां पर बहुत एक की जगह 4 एसी लग जाएंगे, 2 पानी के डिस्पेंसर की जगह पर 4 पानी के डिस्पेंसर होंगे, और एक कॉफी और चाय की मशीन लग जाएगी। उसके अंदर से आप बैठ के और पार्लियामेंट हाउस के नजारे देखिए, पार्लियामेंट सांसदों को आते देखो, जाते देखो, लेकिन मतलब कि सवाल पूछने का अख्तियार नहीं है। वो जो सदन में पत्रकार दीर्घा जो होती है, वो बंद होगी क्या? नहीं, वो है पत्रकार हाँ लेकिन वो तो केवल आप कार्रवाई देखने के लिए जाते हैं ना मयूर भाई। हाँ। उसमें जाके तो आप कुछ ना सवाल पूछ सकते, ना जवाब मांग सकते। वहां ना पर ना, तो वो आप नहीं कर जाएंगे सकते। और हाँ प्रोसीडिंग्स देख के बाहर आ जाएंगे। तो लेकिन खबरें तो पत्रकार तब भी ढूंढ लेते हैं ना सर, जब वो सांसद तो फिर हमको, हाँ हाँ सांसद या बिल्कुल। मंत्री गाड़ी से और पार्लियामेंट हाउस की सीढ़ियों तक जाता है। अधिकतर बिल्कुल खबरें तो हम लोग वही देखते हैं। वहां जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो तो टीवी में हमको दिख ही रही है ना सर। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल वो तो खैर है, वो तो लेकिन उसकी संख्या घटा दी गई है, वही मैं कह रहा हूँ। वो जो हाँ। पहले, उसकी संख्या बहुत सीमित कर दी गई है। पहले अगर वो 100 लोगों को मिलता था तो उसकी संख्या अब घटाकर 40-50 पे लेके आ गए। और रीजन उसका क्या था कि कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वही कारण बताया गया। वो लेकिन बस पूरे बिल्कुल देश में, बिल्कुल। विश्व में कोविड खत्म हो गया, लेकिन पार्लियामेंट हाउस में आज भी कोविड चल रहा नहीं, वो गुजरात मॉडल है, आप समझिए। है। वो गुजरात मॉडल है, यही है, यहाँ पे यही तो हुआ था। वही है। तो यहीं से शुरू हुई ये सब बातें, ठीक है। एक हाँ, वही खत्म करते हैं उससे आपने पहले। बिल्कुल सही पहचाना। वही चल हाँ रहा है यहाँ पर भी, उसी को एक्सटेंड कर लिया बस। हाँ हाँ। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले वो एक बड़ा मैं देख रहा था, 2-3 बार विजुअल देखे मैंने। अब प्रधानमंत्री, मैंने देखा पीछे की सीट पे बैठ रहे हैं, आगे बैठ के वो जो हेलोजन चलाते थे वो चेहरे पे जो रोशनी डालने वाला, अब वो शायद नहीं कर रहे हैं गाड़ी में। गाड़ी में। हाँ, नहीं अब नहीं, अब वही तो कह रहा हूँ सर, अब बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं सरकार जी में। जी। और वो एग्रेशन नहीं रहा देखिए। नहीं तो आप देखिए राहुल गांधी। ये सर वो एग्रेशन, मैं तो मुझे लगता है वो, मैंने मुझे कभी वो एग्रेशन नहीं लगा, वो एरोगेंस थी। वो एरोगेंस बहुत ठीक बड़ी है। एरोगेंस थी। एग्रेशन जी। में और उसमें फर्क है, हाँ हाँ। मेरी जहां तक मैं समझता हूँ। एग्रेशन मैं अभी देख रहा हूँ राहुल गांधी में, वो राहुल एग्रेशन है, गांधी। पर वो बिल्कुल एरोगेंस बिल्कुल। नहीं है। वो जम एरोगेंस के नहीं है। खड़ के अपनी बात जो है डट के रखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं किसी किसी का अपमान करना चाहते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही अपमान कर रहे हैं। ये तो महाशय आते मतलब कि आपको लगेगा कि पता नहीं ये किस पर दहाड़ेंगे, किसका जो है खात्मा कर देंगे, किसको खत्म कर देंगे, ऐसे चेहरा तना हुआ, और मतलब यूं और यूं घूर घूर देखते हुए आ रहे हैं। और मैं कहा यार, और अच्छा गुजरात में ऐसे नहीं थे पहले। अच्छा अच्छा। वो हाँ, ये थोड़ा उनका बदलाव स्वरूप है। इस तरह से वो तन के नहीं चलते थे। हम भी विधानसभा कवर किया करते थे, उनके समय में भी किया करते थे। तो ऐसे मतलब विकराल मुखमुद्रा बना के जो है वो ऐसे नहीं चलते थे। पता नहीं फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया, ठीक है।
चलिए सर, अच्छी अच्छी बातचीत हुई हमारी और मुझे लगता है कि दर्शकों को आनंद के साथ साथ जानकारी मिली है भी। तो ऐसे ही बातचीत संसद को लेकर करते रहेंगे, आप तो कवर करते रहते हैं सर, तो ऐसे ही आपको बुलाया करेंगे तो आप आ जाया कीजिएगा, जी, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका, आपने जी, मुझे बुलाया। थैंक यू, आई एम रियली थैंक यू। थैंकफुल। थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल। तो दोस्तों आपने सुनी बातचीत, अब इसमें हम अभी कोई पीछे बात नहीं करने वाले, अब आपके ऊपर है। ये बातचीत को आपने सुनकर आपके मन में जो भी ख़्याल आते हो हमको कमेंट करके लिख के भेजिए और अगर पसंद आई हो बातचीत तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक जो है उसको शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है 4 पीएम गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।